हेलो गाइस, आज एक वीडियो बना रहे हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर का इसका न्यूमेरिकल आता है। आज हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। राइट, देखिए नेशनल इनकम जो पहला आपको ध्यान रखना है, नेशनल इनकम बोला जाता है एनएनपी एट एफसी को। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट के लिए। तो नेशनल इनकम को बोला जाता है एनएनपी एट एफसी। N for net, N for national product at factor cost, राइट। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है? एनडीपी एट एफसी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ ये नेशनल होता है और ये डोमेस्टिक होता है, राइट। तो दोनों का डिफरेंस होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। आपके एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि आपकी नेशनल इनकम बड़ी होती है या डोमेस्टिक इनकम बड़ी होती है, राइट। तो सर दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है एनएफआईए के ऊपर। अगर आपका एनएफआईए पॉजिटिव में है तो नेशनल इनकम बड़ी होगी, अगर एनएफआईए नेगेटिव में है तो डोमेस्टिक इनकम बड़ी होगी, और अगर एनएफआईए 0 है तो ये दोनों बराबर होगी, राइट। अब इसके अंदर हमें 3 मेथड बताए जाते हैं। पहले मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड। इसे वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके स्टेप बाय स्टेप निकाला जाना चाहिए आपको। इसका जो पहला स्टेप आता है उस स्टेप का नाम होता है जीवी एट एमपी। ये याद रखना, आपको क्वेश्चन में कुछ भी निकालने के लिए बोले, लेकिन आपको क्या निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये कैसे निकाला जाता है वो देखिए। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है? अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है वो देखिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है आपने जितना इस साल प्रोड्यूस करा, जितना प्रोड्यूस करा। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है पहला, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर ये आपको गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसका एक और फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मतलब आपने जितनी सेल करी प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। और अगर आपने कोई चीज बना के खुद कंज्यूम कर ली तो वो भी नेशनल इनकम में ऐड होती है, क्योंकि यहां पे हमें पढ़ाया जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, राइट। तो सेल्स के भी दो पार्ट हो सकते हैं। एक डोमेस्टिक सेल्स होता है प्लस एक्सपोर्ट्स, प्लस एक्सपोर्ट्स, राइट। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर आपको ये सेल दे रखी है और एक्सपोर्ट भी दे रखी है तो आपको एक्सपोर्ट अलग से नहीं लेनी, सिर्फ सेल को ही ले लेना। याद रखने का तरीका, बाप दे रखा हो, ये बाप है, ये बच्चे इसके, तो अगर बाप दे रखा हो तो बच्चों को नहीं लिया जाता, राइट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
क्लियर है? आगे देखिए अब। तो इसका पहला स्टेप क्या निकालना है आपको? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और कैसे निकाला जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का ये फॉर्मूला होता है। आईसी क्या होता है? जो भी चीज आप बाहर से लेके अपनी गुड्स की वैल्यू में ऐड करते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, आपने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, उसकी वैल्यू आप अपने आउटपुट में ऐड करोगे तो वो इसी का ही पार्ट होता है। क्लियर है? तो आईसी में बेसिकली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाते हैं, मतलब कोई भी चीज जो आप बाहर से लेके अपनी गुड्स के अंदर ऐड कर रहे हो उससे आ जाता है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपका जीवी एट एमपी आ जाता है। कैसे निकालना है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस आईसी। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि आपको इसमें एनवी एट एफसी निकालना है, क्या निकालना है? एनवी एट एफसी। तो वो कैसे निकलेगा? देखिए, जो आपको निकालना होता है उसे आप लेफ्ट पे रखते हैं और आपने जीवी एट एमपी निकाल लिया। अब आपको एक एक चीजें चेक करनी है। ये ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस, राइट? आपको पता है डेप्रिसिएशन का एक और नाम भी होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगला, अगर आपको एमपी से एफसी पे जाना है तो आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर है? तो वैल्यू एडेड में पहला स्टेप जीवी एट एमपी निकलेगा। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। और आईसी नॉर्मली गिवन होता है या रॉ मटेरियल हो जाता है। उसके बाद एनवी एट एफसी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? जीवी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। क्लियर है? अब इसका सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड आपका है इनकम मेथड। देखिए, इनकम मेथड में आपको सारी इनकम लेनी होती है। क्लियर है? और इसका जो पहला स्टेप होता है वो देखिए, पहला स्टेप इसका आता है एनडीपी एट एफसी, डायरेक्ट एनडीपी एट एफसी। अभी कैसे निकाला जाता है? देखिए, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्लियर है? अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्या होता है? आजकल ये भी आता है कि ना आपको डाटा दे देगा और बोलेगा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज बताओ क्या होता है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कंपनसेशन क्या होता है। देखिए, ये वो अमाउंट होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को चाहे कैश में पे करे या इन काइंड पे करे, चाहे कैश में पे करे या इन काइंड में पे करे। तो आपको ये हेड है, ये इसके सब हेड्स है, तो अगर ये दे रखा है तो नीचे के पार्ट नहीं लेने, याद रखना। ये वही वाला लॉजिक हो गया, ये अगर बाप दे रखा है तो बच्चों को नहीं लिया जाता। क्लियर है? तो पहला पार्ट वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा बोनस, तीसरा अगर एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहां पे वर्ड यूज किया गया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। कौन सा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। क्लियर है? अगर आपको कोई हाउस दे दिया, हाउस गिवन बाय एम्प्लॉयर, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपका मालिक आपको दे रहा है वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोला जाता है इसे? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या क्या आता है वो देखिए, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एंड प्रॉफिट।
फिर से वही लॉजिक, अगर ये दे रखा है तो आपको इन्हें नहीं लेना, वही लॉजिक, बाप दे रखा तो बच्चों को नहीं लेना। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट, जो बच्चे गलती करते हैं। अब प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला डिविडेंड, तो अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो डिविडेंड दे रखा होगा, प्लस प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स। तीसरा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बेसिकली कंपनी की सेविंग्स होती है जो कंपनी रख लेती है। क्लियर है? तो पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये पहला स्टेप आता है इसके अंदर, एनडीपीएटएफसी। उसके बाद आपको पहले ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। ये नहीं भी दे रखा हो तो 0 ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन को चेंज करने के लिए बोल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पहला स्टेप इसके अंदर आपको यही निकालना पड़ेगा। क्लियर है? अब अगर लेट करो क्वेश्चन बोल रहा है आपको जीएनपी एट एमपी निकालना है। आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में डाटा गिवन था सारा इनकम मेथड का। क्लियर है? तो पहले आपने एनडीपीआरएससी निकाल लिया, फिर आपको एन से किस पे जाना है? डी पे। एन से किस पे जाना है? डी पे। आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, कर दिया। फिर आपको डी से किस पे जाना है? एन पे। फिर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए प्लस कर दोगे। फिर एफसी से किस पे जाना है? एमपी पे, तो आप एनआईटी प्लस कर दोगे। तो पहला स्टेप दोनों का फिक्स है, वैल्यू एडिड का जीवी एट एमपी और इसका एनडीपी। राइट? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अगला अगला आता है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए आजकल जो ट्रिक खेली जाती है पेपर में वो इसी कॉन्सेप्ट पे खेली जाती है। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, राइट? अब इसमें सारे एक्सपेंडिचर लेने होते हैं। पहला जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं उसे क्या बोला जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो गवर्नमेंट करती है उसे बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा जो फर्म्स खर्चा करती है उसे बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स को। और ये कैसे निकाला जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इन चारों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। डाटा गिवन होता है, आपको उसके हिसाब से खुद जज करना है कि आपको कौन सा निकालना है, प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये तो बहुत बेसिक चीज है। गेम जो आती है वो इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर आती है। अब वो देखिए क्या होती है। देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? अब ये कभी कभार डायरेक्ट गिवन होता है, कभी कभार डायरेक्ट गिवन नहीं होता। अब उसमें क्या क्या ऐड करना होता है देखिए। पहला है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीसरा है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट,
अगला है नेट एक्सपोर्ट्स। सॉरी, नेट एक्सपोर्ट नहीं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालना है आपको? वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो कभी कभार ये डायरेक्ट गिवन नहीं होता, इसकी टर्म्स गिवन होती है तो आपको ऐड करनी होती है। कभी कभार इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और साथ में आपको क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक, क्योंकि चेंज इन स्टॉक तो मिसिंग है। क्लियर है? क्योंकि आपको फिक्स दे रखी है ना। नेक्स्ट एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला इसका, कभी कभार आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, तो आपको कौन सा चाहिए यहां पे? ग्रॉस। तो नेट के लिए आपको इसको क्या प्लस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्या प्लस करना पड़ेगा आपको? डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभार आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है। क्या गिवन होता है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स गिवन है तो आपको नेट भी गिवन है, तो नेट भी गिवन है तो आपको डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा और साथ में चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा। तो अब गेम क्या होती है, क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता। ये अब क्या देगा? ये दे देगा या ये दे देगा, ये दे देगा। क्लियर है? और ये दे देगा। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हो तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है और ये भी गिवन है, फिर इसको इससे माइनस करके डेप्रिसिएशन आ जाता है। क्लियर है? इन्हीं तीन फॉर्मूलों को यूज कर करके डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आजकल, राइट? तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूलों का ओवरव्यू दे दिया है, वैल्यू एडेड मेथड दे दिया, इनकम मेथड दे दिया, एक्सपेंडिचर मेथड दे दिया। अब मैं आपको कुछ और, एक और डिफ्लेटर भी बता रहा हूं, जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं या इसे आप प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी, मतलब नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। क्लियर है? तो इसका भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार आपको। अगली चीज, अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने। देखिए कभी कभार एक नेट एक्सपोर्ट गिवन नहीं होता तो वो कैसे निकाल सकते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। क्लियर है? माइनस में भी आ सकता है। कभी कभार नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे देगा तो आपको नेगेटिव में लेना है। कभी कभार आपको नेट इंपोर्ट के आगे नेगेटिव भी दे देगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? कभी कभार आपको करंट ट्रांसफर के नाम से एक चीज देगा, वो इग्नोर कर रही है हमेशा, रेड लाइट के नाम से याद रखना। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम ऑन टू अब्रॉड दे देगा, फ्रॉम नहीं टू, तो वो भी नेगेटिव में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभार नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के साथ नेगेटिव भी दे देगा तो वो भी नेगेटिव नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अगली चीज, एक क्वेश्चन और आ सकता है इसके ऊपर कि ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, डोमेस्टिक में होगा, नेशनल में होगा, किस में होगा, आपको ये बताना होता है। क्लियर है? तो देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो इंडिया के अंदर कमाई जाती है और नेशनल इनकम वो होती है जो इंडिया का रेजिडेंट इंडिया से और इंडिया के बाहर से अर्न कर रहा है। और डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है? जो इंडिया के अंदर कमाई जा रही है बाय द रेजिडेंट एज वेल एल बाय द नॉन रेजिडेंट। क्लियर है? एक एग्जांपल लेता हूं, एक फॉरेन कंपनी है इंडिया के अंदर, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नेशनल में आएगा? कहां पे है वो कंपनी? इंडिया में, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा क्योंकि यहां अर्न करा। लेकिन नॉन रेजिडेंट है वो कंपनी तो वो पैसा बाहर ले जाएगी, तो वो इंडिया की नेशनल में नहीं आएगा। लाइकवाइज एसबीआई बैंक की एक ब्रांच है लंदन में, तो लंदन है, इंडिया में तो नहीं है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। क्लियर है? कभी कभार ओल्ड एज पेंशन पूछ लेता, आएगा कि नहीं आएगा? ओल्ड एज पेंशन नहीं आता, पेंशन आता है। क्लियर है? आप अपना घर अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसकी इंप्यूटेड वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? वो भी आएगी। क्लियर है?
सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आती, शेयर डिवेंचर्स नहीं आते, क्लियर है। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स पे कमीशन पे कर रहे हो तो वो जरूर आएगा, क्लियर है। ये सब हमने प्रिकॉशन में पढ़ा हुआ है वैसे, क्लियर है। नेक्स्ट, कोई लॉटरी इनकम हो, विंडफॉल गेन हो, तो वो नहीं आता नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। तो याद रखना, डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो इंडिया के अंदर कमाई जाती है, नेशनल इनकम जो इंडिया का रेजिडेंट इंडिया से और इंडिया के बाहर से कमा रहा है, क्लियर है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी, वो एम्बेसी वाला केस था ना, इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी है, क्लियर है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती। ऐसे ही यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है, क्लियर है। ये भी आप एक बार मेरी पुरानी वीडियो में देखना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डोमेस्टिक में आएगा या नेशनल में आएगा, या ये ऐड होगा कि नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और भी बहुत आता है कि फॉरेन टूरिस्ट आया और यहाँ से कोई माल खरीदा, तो वो आएगा कि नहीं आएगा इंडिया की नेशनल इनकम और डोमेस्टिक में? दोनों में आएगा, क्योंकि वो गुड्स इंडिया में बनाई गई है, राइट। चलिए, स्टार्ट बड़े टाइम के बाद मैंने वीडियो डाली है, तो एक स्टार्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।